आज के इस वीडियो में हम पेप्टिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट में हम कौन सा ड्रग देते हैं। पेप्टिक अल्सर में एसिड कंटेंट ज़्यादा हो सकता है या फिर जो है एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम ड्रग भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसिड को कम करने वाले ड्रग को बनाएंगे। तो ऐसे 4 ड्रग हैं जो कि एसिड के प्रोडक्शन को कम करते हैं। एक हो गया प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एक H2 ब्लॉकर हो गया, एक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग हो गया, एक M1 ब्लॉकर हो गया। अब इसके बाद जो भी हमारे स्टमक में एसिड पड़े हुए हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, जिससे कि इंस्टेंट जो है रिलीफ मिले। तो उस टाइम हम सबसे पहले अगर पेशेंट आता है तो फिर हम एंटासिड देंगे। अब एंटासिड है तो मतलब हमें बेस देना पड़ेगा और ये हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर हम जो अल्सर हुआ है, जो भी स्टमक में इरोजन हुआ है सरफेस का, उसको हम क्या करेंगे, एक ड्रग से प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब एक ड्रग का लेयर बना देंगे, वो वैसा ड्रग देंगे जो कि खुद पॉलीमराइज कर लेंगे, अल्सर को घेर लेंगे, जिससे कि HCl जो है उस अल्सर के पास ना पहुंच पाए। तो ऐसा ड्रग बनाएंगे, उसका नाम क्या है, सुक्रलफेट और CBS। ये क्या है, अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग हैं। अब यहाँ पर हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट देंगे अगर जो पेप्टिक अल्सर है कौन कॉज कर रहा है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। और यहाँ पर जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं वो कौन से हैं, एक है क्लेथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन और मेट्रोनिडिजोल। ये था इसका बेसिक। अब हम आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। तो पेप्टिक अल्सर की बात अगर करें तो पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, जो स्टमक होता है वहाँ पर क्या हो जाता है, उसके सरफेस का इरोजन हो जाता है। अब ये इरोजन क्यों हो गया, एक एसिड कंटेंट ज़्यादा हो गया, या इरिटेशन हो जाए, या पुअर ब्लड सप्लाई हो जाए। पुअर ब्लड सप्लाई होगा तो जो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस हैं वो इजीली रिमूव नहीं हो पाएंगे, या फिर पुअर सेक्रेशन ऑफ म्यूकस हो जाए। म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमक को, ही पता है। इन्फेक्शन हो जाए H. पाइलोरी का, या फिर अगर हम लंबे समय तक NSAID का यूज कर रहे हैं। NSAID क्या करता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है उसको इनहिबिट करके काम करता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या करता है, ये स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, इसे हम आगे देखेंगे। और ड्यूडेनम में अल्सर हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर एल्कलिनिटी उसका कम हो जाएगा तो HCl की वजह से उधर भी इरोजन हो सकता है। अब हम देखेंगे साइट ऑफ एक्रेंस की कहाँ कहाँ पर पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो पहला हो गया इसोफेगस में हो सकता है, गैस्ट्रिक रीजन में हो सकता है, डुओडेनल रीजन में हो सकता है, और चौथा कहाँ है, मैकल डाइवर्टिकुलम में हो सकता है। अब हम बात करेंगे GERD का। जैसे कि अगर स्टमक में यहाँ पे क्या HCl है और ये ऊपर आ गया, इसोफेजियल रीजन में आ गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अब जो भी पेशेंट हमारे पास पेप्टिक अल्सर का आएगा तो वो बताएगा कि जो इसके अपर एब्डोमिनल रीजन में पेन हो रहा है, और बता सकता है कि हार्ट में भी इसके सेंसेशन आ रहा है, हार्ट बर्निंग का, और उसे वोमिटिंग का फीलिंग हो सकता है, और भूख ना लगना, वेट लॉस होना, ब्लॉटिंग, ये सब सारे सिम्टम हो गए किसके, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के। तो हमने अभी देखा कि जो एग्रेसिव फैक्टर है जैसे कि HCl और इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरिया का, ये क्या है, एग्रेसिव फैक्टर है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के लिए। और जो प्रोटेक्टिव फैक्टर है म्यूकस और बाइकार्बोनेट है, अगर ये दोनों के बीच में इम्बैलेंस हो गया तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो जाएगा। अब हमें अगर ये पता चल जाए कि ये जो HCl का सिक्रीशन स्टमक में क्यों हो रहा है, मतलब कैसे हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ड्रग बनाएंगे जिससे कि ये इसका HCl का सिक्रीशन क्या हो जाए, कम हो जाए, और हम जो इम्बैलेंस हुआ है फिर हम दोबारा बैलेंस कर सकें। ये है पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल में क्या होगा, HCl प्रोड्यूस होगा। अब इस HCl जो उसमें प्रोड्यूस हुआ है पैराइटल सेल में, इसे हमें बाहर भेजना है, मतलब कि लुमेन में भेजना है। तो इसके लिए हमें प्रोटॉन पंप चाहिए। तो यहाँ पे ये प्रोटॉन पंप था, इसने जो है H+ को बाहर भेजा। ये जो प्रोटॉन पंप होता है ये पोटेशियम को अंदर लेगा और इसको बाहर भेजेगा, इसलिए इसे हम H+, K+ ATPase भी बोलते हैं। अब यहाँ पे 3 सब्सटेंस हैं जो इस प्रोटॉन पंप को स्टिमुलेट करते हैं। एक एसिटिकोलिन हो गया, एक हिस्टामिन हो गया, एक गैस्ट्रिन हो गया, और एक PGE2 है जो कि इस प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करता है। अगर ये इनहिबिट करेगा तो H+ बाहर कम जाएगा, तो मतलब ये जो है H+ के सिक्रेशंस को कम करता है। अब यहाँ पे जो एसिटिकोलिन है और गैस्ट्रिन है, ये अपना
आधा काम हिस्टामिन के थ्रू करते हैं। ये जो है हिस्टामिन को स्टिमुलेट करेगा। हिस्टामिन जो है H2 रिसेप्टर से क्या करेगा, बाइंड करेगा और उसके बाद किसको स्टिमुलेट कर देगा, प्रोटॉन पंप को। अब यहाँ पर जो एसिटिकोलिन है इसका अगर हम सिक्रीशंस कम कर दे, मतलब ऐसा ड्रग बनाया जाए कि जो एसिटिकोलिन के सिक्रीशंस कम कर दे, तो उससे क्या होगा, ये कम ब्लॉक, ये जो पंप है ये क्या हो जाएगा, कम स्टिमुलेट होगा। तो वैसा ड्रग बनाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, M1 ब्लॉकर। दूसरा हम क्या करेंगे, ये जो हिस्टामिन का रिसेप्टर H2 रिसेप्टर ऐसा ड्रग बना दे जो इसको ब्लॉक कर दे, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, H2 ब्लॉकर ड्रग। अब गैस्ट्रिन के लिए कोई भी ड्रग नहीं है अभी तक। अब PGE2 की तरह हम ड्रग बनाएंगे जो इसी की तरह हो, जो कि क्या करेगा, इसको इनहिबिट करेगा। इससे क्या होगा, H+ का सिक्रीशन कम हो जाएगा। चौथा, अगर हमें H+ का सिक्रीशन कम करना है तो हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, वो ड्रग जो कि डायरेक्ट इस प्रोटॉन पंप पे ही काम करे, तो ऐसा ड्रग बना देंगे तो हो जाएगा। तो मतलब टोटल 4 ड्रग से हम HCl के प्रोडक्शन को रोक सकते हैं। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो स्टमक में M1 ब्लॉकर, मतलब M1 रिसेप्टर होते हैं, तो लेकिन यहाँ पे हमने M3 रिसेप्टर दिखाया है। तो देखिए पेराइटल सेल्स में M3 रिसेप्टर होते हैं, इसको आप याद रख लीजिए। बाकी जगह, हर जगह स्टमक में कौन सा रिसेप्टर होगा, M1 रिसेप्टर होगा। तो उसके याद करने का तरीका क्या था कि स्टमक में पहले खाया पिया, मतलब स्टमक M1, फिर दिल लगाया, मतलब M2 जो है हार्ट में हो गया, और M3 बाकी जगह कौन सा रिसेप्टर हो गया, M3 हो गया। अब देखिए हर जगह कौन सा रिसेप्टर है, ऑल अदर रीजन में M3 है। अब अगर हमने M3 दे दिया तो उससे क्या होगा, गैस्ट्रिक मोटिलिटी रुक जाएगा, और अगर गैस्ट्रिक मोटिलिटी रुक गया तो इससे क्या होगा, पेरिस्टाल्सिस नहीं होगा। तो जो भी एसिड प्रोड्यूस हुए हैं स्टमक में वो ज़्यादा देर तक रहेंगे, और जो अगर वो स्टमक में ज़्यादा देर तक रहेंगे तो वो ज़्यादा इरोजन करेंगे स्टमक के सरफेस का, तो ज़्यादा पेप्टिक अल्सर कम होने के बजाय बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो है पेप्टिक अल्सर में M3 ब्लॉकर नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट अभी हमने देखा, सबसे पहले हमने प्रोटॉन पंप को इनहिबिट किया, और यहाँ पे प्रोटॉन पंप में इनहिबिटर जो ड्रग हैं उनके नाम में प्रोजोल आता है, ओमिप्रोजोल, इस्मोप्रोजोल, पेंटोप्रोजोल, लेंसोप्रोजोल, रेबिप्रोजोल। अब ये स्ट्रॉन्गेस्ट इनहिबिटर होते हैं क्योंकि डायरेक्ट प्रोटॉन पे काम कर रहे हैं। अब कोई भी पेप्टिक अल्सर हो उसमें हमारा ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। किसी भी वजह से हो, चाहे NSAID की वजह से हो, चाहे बैक्टीरिया की वजह से हो, चाहे एसिड, चाहे जिसकी वजह से हो, सब में आंसर हमारा क्या जाएगा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जाएगा। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में ड्रग ऑफ चॉइस PPI। ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम ZES, इसमें भी हमारा ड्रग ऑफ चॉइस PPI। ये क्या है, इसमें गैस्ट्रिन का लेवल बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है इसका कैसा इफेक्ट है। इसका सिस्टेमिक इफेक्ट है। सिस्टेमिक इफेक्ट का मतलब ये है कि इसे जब हमने खाया तो ये हमारे स्टमक में आएगा। स्टमक में आने के बाद ये इसको डायरेक्ट पेराइटल सेल्स नहीं लेगा, ये पहले इंटेस्टाइन में आएगा। इंटेस्टाइन में आने के बाद ये ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद ये फिर यहाँ से पेराइटल सेल्स में आएगा। तो ये हो गया इसका सिस्टेमिक इफेक्ट, मतलब ये ड्रग के थ्रू पेराइटल सेल्स में आता है। अब ये जो PPI है ये एसिड लेबाइल होते हैं। एसिड लेबाइल हैं तो इसका मतलब अगर इसको हमने जब खाया, स्टमक में आया, तो ये यहीं पर टूट जाएंगे। तो इसीलिए जो है इस ड्रग को हम एक स्पेशल कवरिंग बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटेरिक कोटिंग। तो इंटेरिक कोटेड टेबलेट मिलता है मार्केट में, और ये जो है खाली डिजॉल्व होता है एल्कलाइन मीडियम में। मतलब कि जैसे ही ये यहाँ से इंटेस्टाइन में आएगा, अब एल्कलाइन मीडियम में डिजॉल्व हो गया, डिजॉल्व होने के बाद ये ब्लड में आ गया, ठीक है। अब जितने भी हमारे PPI हैं वो प्रो ड्रग होते हैं, मतलब कि ये जो है एक्टिवेट कहाँ पर होंगे, एसिडिक मीडियम में होंगे। तो एसिडिक मीडियम इसे जो है दोबारा कहाँ मिलता है, पेराइटल सेल्स में, क्योंकि यहाँ पे तो अभी तो ये इंटेरिक कोटेड था, अब ये इंटेस्टाइन में आया। ब्लड का pH कितना है, स्लाइटली अल्कलाइन ही होता है, तो यहाँ पे भी एक्टिवेट नहीं होगा। तो अभी तक ये प्रोड्रग के ही फॉर्म में है। जब ये पेराइटल सेल में जाएगा तो वहाँ पे एसिड का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे जो पेराइटल सेल का जो माहौल रहता है वो एसिडिक टाइप का रहता है। अब ये जो PPI हैं ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं। ये ब्लड में आया, पेराइटल सेल्स में गया, यहाँ पे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, ये गया उसके साथ गले लग गया और फिर परमानेंटली
ख़राब कर दिया। और अगर हम एग्जांपल देखें यहाँ पर, तो जैसे ओमिप्रोजोल है, उसका जो हाफ लाइफ है वो आधे घंटे का है, और ये जो है पीपीआई को परमानेंटली ख़राब कर दिया, लेकिन इसका इफ़ेक्ट हम बोलते हैं कि 24 घंटे तक है। क्यों? क्योंकि अगला जो प्रोटॉन पंप है वो 24 घंटे बाद बनता है। तो ये इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हिट एंड रन ड्रग। तो ये किसका एग्जाम्पल है? हिट एंड रन ड्रग का एग्जाम्पल है। मतलब आया हिट किया प्रोटॉन पंप को और चला गया, तो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। अब इसका साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो अगर हम रेगुलर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मतलब कि पेप्टिक अल्सर्स के लिए ले रहे हैं, उससे क्या होगा कि जो HCl यहाँ पे रहेगा वो कम हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जो कुछ सब्सटेंस हैं जो कि एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन B12 हो गया। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल सकता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। तो इसीलिए जब भी पेप्टिक अल्सर का हम लोग दवा चलाते हो तो उसके साथ कैल्शियम और विटामिन B12 लगा देते हैं। और इसके बाद इसका अगर क्रोनिक यूज करेंगे तो यहाँ पे इन्फेक्शन, जो चांस ऑफ इन्फेक्शन रहता है, जैसे कि गेस्ट्रिक ही नहीं और भी डिजीजेज हैं जो कि बढ़ जाते हैं, जैसे निमोनिया वगैरह, ये सब पेशेंट में इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस रहता है। अब हम बात करें कैफनाइट सिंड्रोम, मतलब इसका अगर क्रोनिक यूज करेंगे तो कैंसर हो सकता है, लेकिन ये अभी खाली चूहे वगैरह में देखा गया है, ह्यूमन में नोट नहीं किया गया है। अब हम बात करें H2 ब्लॉकर, मतलब कि जो हिस्टामिन का रिसेप्टर है उसे ब्लॉक करने वाली दवाई। तो जितने भी हिस्टामिन ब्लॉकर है सब में टिडीन लगाना है, सिमिटिडीन, रेनिटिडीन, फेमिटोडीन, लोक्साटिडीन, निजाटिडीन। तो अब हम देखेंगे सिमी के बारे में थोड़ा देखेंगे। सिमी को हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों नहीं प्रेफर करते हैं? क्योंकि थोड़ी खतरनाक है। क्या खतरनाक काम करती है? जैसे ये माइक्रोसोमल एंजाइम को इनहिबिट कर देगी। अब अगर माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिट हो गया तो क्या होगा? ये जो अदर ड्रग को मेटाबोलाइज करता है वो सभी ड्रग मेटाबोलाइज नहीं हो पाएंगे। इसे हम डिस्को ड्रग भी बोलते हैं। क्यों डिस्को ड्रग बोलते हैं? क्योंकि गायनिकोमेस्टिया करती है, अपनी तरह बनाती है। कौन कौन से ड्रग हैं जो कि गायनिकोमेस्टिया करती हैं? डिस्को मतलब डेजोक्सिन, INH, स्पाइरोनोलैक्टोन और सिमिटिडीन और एस्ट्रोजन। इसके बाद इसका इफेक्ट ब्रेन पर भी है, CNS पे भी इसका साइड इफेक्ट है, और इसे किसी लिए नहीं प्रेफर करते क्योंकि ये लिस्ट पोटेंट H2 ब्लॉकर है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन का एनालॉग बनाएंगे क्योंकि हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट कर रहा है। कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है? जो पंप था उसको इनहिबिट कर रहा है, तो एसिड का सिक्रेशन कम हो गया, म्यूकस को बढ़ा रहा है, बाइकार्बोनेट को बढ़ा रहा है। इसके बाद ये जो है मुकोसल ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? वेसोडाइलेशन करा देगा। इससे क्या है, जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर है वो आराम से रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट स्पेसिफिक ड्रग फॉर NSAID इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर। इसका मतलब ये है कि अगर हम क्रोनिक टाइम तक NSAID ले रहे हैं तो उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो जाता है। क्यों हो जाता है? पहले भी बताया था कि ये क्या करेगा, किसके फॉर्मेशन को रोक देता है? प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को रोक देता है। तो अब प्रोस्टाग्लैंडिन E2 कम हो गया है, तो अगर वैसा ड्रग दें जिसमें क्या प्रोस्टाग्लैंडिन हो, जैसे कि माइफेप्रोस्टॉल अगर दे दें तो उसमें क्या है PGE2 है, मतलब उसी का फॉर्म है, PGE1 बोलेंगे इसे, थोड़ा उसी की टाइप का है, तो PGE1 हो गया। तो ये ड्रग दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पेप्टिक अल्सर सही हो जाएगा। और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी में, तो अबॉर्शन करा सकता है, डायरिया, फीवर। अब ड्रग ऑफ चॉइस NSAID इंड्यूस PU, पहले बताया था किसी भी टाइप का अल्सर हो तो PPI ही जाएगा। अगर स्पेसिफिक पूछा जाए तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, माइसोप्रोस्टॉल। अब हम देखते हैं एमोन ब्लॉकर। ये अगर इसको हम ब्लॉक कर दें, ये म्यूस्कुराइन रिसेप्टर है, अगर इसको हम एमोन को ब्लॉक कर दें तो क्या होगा, ACH नहीं निकल पाएगा। ACH नहीं आएगा तो प्रोटॉन पंप स्टिमुलेट नहीं होगा। तो इसके दो एग्जाम्पल याद करने हैं, टेलेंजेपिन और पेरेंजेपिन। इसके बाद यहाँ पर एंटासिड ले ले, जैसे कि अगर स्टमक में तो एसिड है, हमने उसका प्रोडक्शन रोक दिया था, लेकिन अब जो स्टमक में एसिड पड़ा हुआ है, जैसे कोई भी पेशेंट आया तो अब उसे जो हमें इंस्टेंट रिलीफ देना है, तुरंत रिलीफ देना है, तो उसे हमें एंटासिड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम उसे क्या देंगे, एंटासिड देंगे, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड
इसका एक कंबाइन पिल आता है। और यहाँ पे जो MgO2 है ये फास्ट और शॉर्ट एक्टिंग होता है, जबकि एल्युमिनियम वाला है वो स्लो और लॉन्ग एक्टिंग होता है। तो इस यहाँ से हमें मिल जाएगा इसका फास्ट और यहाँ से इसका लॉन्ग, तो ये हमारा काम हो जाएगा। बाकी इसका जो साइड इफेक्ट था MG वाले का डायरिया, एल्युमिनियम वाले का कॉन्स्टिपेशन, ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे अल्सर को प्रोटेक्ट करने के लिए ड्रग देंगे, जिससे कि ये अल्सर ये जो है हील हो पाए। तो यहाँ पे हमने सुक्राल्फेट दिया, तो ये ड्रग है, ये अपने आप को यहाँ पे ऐसे पॉलीमराइज कर लेगा। अब ये HCl जो है इस ड्रग को कंटेक्ट में नहीं आ पाएगा, तो ये आराम से हील हो जाएगा। तो सुक्राल्फेट क्या है, ये अल्फा प्रोटेक्टिव ड्रग है और ये जो है पॉलीमराइज कब होगा, एसिडिक मीडियम में होगा। ठीक है, तो अगर हम सुक्राल्फेट दे रहे हैं तो हमें एंटासिड नहीं देना चाहिए। पहले हम अगर सुक्राल्फेट दे दिए हैं तो हमें एंटासिड नहीं देना है, क्योंकि एंटासिड क्या करेगा, इस HCl को ख़त्म कर देगा। तो ये पॉलीमराइज नहीं करेगा, तो ये अपना काम नहीं कर पाएगा। सुक्राल्फेट के 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद हम एंटासिड देंगे, जिससे कि पॉलीमराइज हो जाए। CBS, कोलाइडल, बिस्मथ, सब्सट्रेट, ये भी क्या है, अल्फा प्रोटेक्टिव ड्रग है। इसके पास H. pylori को किल करने का प्रॉपर्टी है, और इसमें जो बी है बिस्मथ, ये पॉइजनिंग कर सकता है बोन और ब्रेन में। अब हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आ सकते हैं जिनको जो है पेप्टिक अल्सर जो है नॉर्मली हम जो दवा दे रहे हैं उससे वो ठीक नहीं हो रहे हैं। तो मतलब ये हो सकता है कि उनके अंदर जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरिया की वजह से है। तो वहाँ पे हमारे पास जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट अवेलेबल है, जैसे कि एमॉक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल और क्लेथ्रोमाइसिन, ये दे सकते हैं। तो अगर जो H. pylori पेप्टिक अल्सर है अगर पेशेंट को है, तो उसे हम क्या देंगे, ट्रिपल ड्रग थेरेपी देंगे। तो यहाँ पे इसको याद करने का तरीका है, कैप, C से हो गया क्लेथ्रोमाइसिन, A से एमॉक्सिसिलिन, P से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। पहले ही बताया था, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कोई भी पेप्टिक अल्सर हो वो ड्रग ऑफ चॉइस है। 2 हफ्ते तक देना है।